नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। क्रीमिया के बाद अब पूर्वी यूक्रेन में उठी जनमत संग्रह की मांग। रूस के साथ जाना चाहती है यूक्रेन की बड़ी आबादी। शांतिपूर्ण चुनाव के बाद अफगानिस्तान में नई हुकूमत के गठन की तैयारी। और आतंकवाद की नर्सरी रहा पाकिस्तान, अब खुद आतंकवादियों के निशाने पर। क्रीमिया को अपने कब्जे में लेने के बाद अब रूस की निगाहें पूर्वी यूक्रेन पर टिक गई हैं। इस इलाके में रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के 3 शहरों खार्किव, लुहांस्क और डोनेट्स्क में सरकारी इमारतों पर रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। वो लोग यहां भी क्रीमिया की तर्ज पर जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन ने इसे देश को तोड़ने की रूसी साजिश करार दिया है। यूक्रेन ने रूस की तरफ से आक्रमण की आशंका भी जताई है। यूक्रेन के नए संकट में फंसने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी खासा परेशान है और अमेरिका ने इस मसले पर रूस को फिर से चेतावनी दी है। यूरोप में लंबे संघर्ष की इबारत लिखी जा चुकी है। यूक्रेन को लेकर रूस के आक्रामक रवैये की वजह से ये इलाका मुसीबत और अराजकता के भंवर में घिरा नजर आ रहा है। क्रीमिया को खोने के झटके से अभी यूक्रेन समझा भी नहीं था कि अब उसके पूर्वी हिस्से में बगावत शुरू हो गई है। बड़ी तादाद में रूस समर्थक उसके ही नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और रूस के नारे लगाते इन लोगों को काबू में करना यूक्रेन को भारी पड़ रहा है। अब तक प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देती आई और यूक्रेन की हुकूमत सख्ती पर उतारू हो गई है। मैं प्रदर्शनकारियों से अपील करता हूं कि वे सरकारी इमारतों से हट जाएं। मैं वादा करता हूं कि उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वक्त देश में शांति व्यवस्था बहाल करने का है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का नहीं। डोनेट्स्क शहर, जहां बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यूक्रेन के साथ रहने के बजाय रूस में विलय की मांग कर रहे हैं, वो भूतपूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का गृह नगर है। यहाँ के नागरिकों ने इस शहर को रिपब्लिकन पीपल्स सोवियत ऑफ डोनेट्स्क घोषित करते हुए विधानसभा पर कब्जा कर लिया है। इन विरोध प्रदर्शनों को जहां यूक्रेन की हुकूमत रूस की साजिश करार दे रही है, वहीं रूस का कहना है कि ये प्रदर्शन तो वहां के नागरिक कर रहे हैं और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन हम कामयाब होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं पुतिन से कहना चाहता हूं कि वे हमारा साथ दें। हमें उनकी मदद की जरूरत है। यूक्रेन और रूस में बढ़ते तनाव के बीच विकसित देशों के संगठन G7 ने बैठक की है और रूस को अपनी हरकतों से बाज आने के लिए कहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस के इस आक्रामक रवैये से परेशान और भौचक्का नजर आ रहा है। यूक्रेन को लेकर जिस तरह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रामक रवैया अपना रखा है, उसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को उम्मीद थी कि रूस पर कड़े प्रतिबंधों के ऐलान के बाद उसके तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उसके विपरीत। प्रतिबंधों से तिलमिलाया रूस अब यूक्रेन के कई टुकड़े करने पर आमादा हो गया है। We are not discussing military options. I have warned against further Russian intervention in Ukraine and made clear that it will have grave consequences for our relationship with Russia. It will lead to further international isolation of Russia. While this is not a NATO issue to deal with economic consequences of such intervention, I have no doubt, based on statements from the international community, that further Russian intervention in Ukraine might lead to severe economic sanctions that would have a very, very negative impact on Russian economy. यूक्रेन और रूस के तनावपूर्ण रिश्ते की वजह से यूक्रेन के तमाम लोग रूसी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं।
इस बीच रूस ने यूक्रेन को दी जाने वाली गैस की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। इसके अलावा रूस ने पुराने भुगतान भी जल्द चुकाने के लिए कहा है। रूस के इस कदम से तिलमिलाए यूक्रेन ने इसे अपने खिलाफ आर्थिक युद्ध करार दिया है और मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने की धमकी दी है। तनातनी के इस माहौल में यूक्रेन संकट किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल तो बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में चुनाव शांतिपूर्वक खत्म हो चुके हैं। इस चुनाव पर सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों की नजरें टिकी हैं। चुनाव में कौन जीतेगा, उसकी नीतियां क्या होंगी, क्या नेटो फौज युद्ध से तबाह हो चुके इस देश से पूरी तरह बाहर जाएगी? ऐसे कई सवालों का उत्तर मिलने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नई हुकूमत उस तालिबान की चुनौती का सामना कर पाएगी जिसका सफाया दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नेटो फौज नहीं कर पाई। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इसका उत्तर मिलने में कम से कम 1 महीने का वक्त बचा है। नए राष्ट्रपति के लिए इस पद पर बैठना कांटों भरा ताज पहनने जैसा है, क्योंकि नए राष्ट्रपति को विरासत में मिलेगा एक जर्जर और खोखला हो चुका देश, जिसका शुमार दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में होता है। ऐसा देश जो अपनी तमाम जरूरतों के लिए विदेशी मुल्कों की सहायता पर निर्भर है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आतंकवाद और कट्टरपन से जूझ रहे अफगानिस्तान के सामने चुनौतियां बेशुमार हैं और वक्त कम। एक तरफ तालिबान दोबारा कब्जा करने के लिए खुद को संगठित कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसका पड़ोसी पाकिस्तान उसे पहले की तरह अस्थिर करने में लगा है। लेकिन फिलहाल तो अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यहां चुनाव संपन्न करवाने को अपनी पहली जीत मान रहे हैं। That was a fantastic slap on the face of enemy of Afghanistan and exactly a big punch on the face of those whom they believe Afghanistan is not ready for democracy. साल 2009 में अफगानिस्तान में हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के इल्जाम लगे थे और इस बार भी फर्जी मतदान की ढेरों शिकायतें सामने आ रही हैं। वहां के चुनाव आयोग को अब तक 3000 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इन शिकायतों का निपटारा कोई आसान काम नहीं है। वैसे चुनाव में संवैधानिक मजबूरियों के चलते मौजूदा राष्ट्रपति हामिद करजई भले ही शिरकत ना कर रहे हों, लेकिन ये बात पूरी तरह तय है कि पर्दे के पीछे करजई अपना रोल बखूबी निभाते रहेंगे। वैसे पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल, जो इस चुनाव में एक अहम उम्मीदवार हैं, उन्हें करजई का वफादार माना जाता है। चुनाव में इंतजाम काफी अच्छे थे, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी। हमें पूरा यकीन है कि नई हुकूमत बेहतर तरीके से काम करेगी। अफगानिस्तान चुनाव में रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग करके यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र में अपना यकीन तो साबित कर दिया है, लेकिन नई हुकूमत उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी, ये सवाल काफी अहम है। दरअसल करजई हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार काफी तेजी से बढ़ा और लोगों के जीवन स्तर में बेहद मामूली सुधार आया। इसके अलावा न तो नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लग सकी और न ही तालिबान की गतिविधियों पर लगाम लग पाई। ऐसे में नई सरकार, वो भी विदेशी सेनाओं की गैर मौजूदगी में, अफगानिस्तान को तरक्की याफ्ता बना पाएगी, इस बारे में काफी संदेह है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पाकिस्तान इस वक्त आतंक की चपेट में नजर आ रहा है। एक के बाद एक बम धमाकों से राजधानी इस्लामाबाद और फौजी मुख्यालय वाला शहर रावलपिंडी दहल उठे। ये बदला है बलूचिस्तान में हुई पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का। पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द और अलगाववादी सक्रिय हैं और ये कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है, जबकि एक बड़ी आबादी का मानना है कि पाकिस्तान अपने सबसे बड़े सूबे का शोषण कर रहा है। इस बीच तालिबान से पाकिस्तान की वार्ता भी अधर में लटकी है, जहां एक तरफ तालिबान बातचीत के लिए आए दिन नई शर्तें रख रहा है,
वहीं पाकिस्तान हुकूमत युद्ध विराम की मियाद बढ़ाने के लिए बार बार अपील करती नजर आ रही है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में हिंसा की वारदातों में काफी इजाफा देखने को मिला है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर आतंकियों की निशानी पर है। कराची जाते हिंसा की आग में जल रहा है, वहीं भीड़ भरे बाजार आतंकियों के निशाने पर है। कभी तालिबान इस मुल्क को दहलाता है तो कभी सिपाही साहबा और लश्करे झांवी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। इस मसले पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का रवैया काफी लचर नजर आ रहा है। हमारे यार दोस्त यहाँ बोली में खड़े होते थे, मान लेते थे। अभी कल हमारे नजरों के सामने थे, आज हमारे नजरों के सामने नहीं है। हमें रोना आते, हमें अफसोस आते, दुख होते कि हमारे दोस्त जो है घर से काम के लिए निकले और अभी जो है हमें वो नजर नहीं आ रहे। कोई अस्पतालों में पड़े, कोई जो है कब्रों में चला गया। पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ तालिबान से बातचीत करने की जी तोड़ कोशिश में जुटी है, लेकिन तालिबान अपनी शर्तों पर ही बातचीत करना चाहता है। इसके अलावा तालिबान में भी कई संगठन हैं और सबके अपने अपने मुद्दे और शर्तें, इसलिए डायलॉग प्रोसेस अभी तक कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के आम नागरिकों में भी तालिबान से बातचीत को लेकर काफी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कि जितने भी दहशतगर्द हैं इनके साथ मुज़ाकरात तो आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ और चीजों को भी देखें कि ये क्या कर रहे हैं, आजकल धमाके क्यों कर रहे हैं। आतंकवाद को इतने बरसों तक अपना समर्थन देते आए पाकिस्तान को अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान का रुख आतंकवादी संगठनों पर नरम नजर आ रहा है। इस बीच प्रतिबंधित संगठन अहले सुन्नत वल जमात के मुखिया मौलाना अहमद लुधियानवी अब सांसद बन चुके हैं। चुनाव ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसला सुनाया है। ये इशारा है पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की पकड़ दिन ब दिन कितनी मजबूत होती जा रही है और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को इसका मजीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अब पेश हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहा यूनान अब आतंकवाद की चपेट में भी आ गया है। एथेंस में बैंक ऑफ ग्रीस के बाहर एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में हालांकि कोई मारा तो नहीं गया, लेकिन निराशा से उबरने की कोशिश में जुटे यूनान की मुश्किलें आतंकवादी घटनाओं से बढ़ सकती है। गौरतलब है कि ये विस्फोट जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के ग्रीस दौरे से एक दिन पहले हुआ है, लेकिन इस वारदात के बाद भी एंजेला ने यूनान का दौरा रद्द नहीं किया। मलेशिया के लापता विमान MS-370 को ढूंढना हवाई सफर के इतिहास में सबसे महंगा अभियान साबित हो रहा है। इस कवायद में अब तक 264 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन विमान का कोई ठोस सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। हालांकि सर्च अभियान का नेतृत्व कर रहे देशों के मुताबिक वो पैसे को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं और इस कवायद पर और भी रकम खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। ऐसा बहुत ही कम होता है जब करियर के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचने के बाद कोई उसे अचानक ही अलविदा कह दे। मगर जब बात बच्चों की परवरिश की हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना उतना जरूरी नहीं होता जितना अपने परिवार को समय देना। जी, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री केटी होम्स की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जिस फैशन श्रृंखला से की थी उसे उन्होंने बीच में ही बंद कर दिया है। और ये सब केटी ने अपनी बेटी सूरी की परवरिश के लिए किया है। उम्मीद से कहीं ज्यादा मिले तो गदगद होना स्वाभाविक है, और जब इस कड़ी में पुरस्कार भी जुड़ जाएं, तो पुरस्कृत होने का मजा ही कुछ और है। गाने की आदत तो जेनिफर हडसन को बचपन से थी, लेकिन एक्टिंग भी वो कर सकती हैं, इसके बारे में उन्हें शायद पता ही नहीं था। जब पता चला तो पहली ही बार में पुरस्कार भी झटक लिया। अब तो उनके नाम गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी है। ऐसा बहुत कम होता है कि आप करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है।
और वो भी इतना अद्भुत कि आप गदगद हुए बिना रह नहीं पाते। यही तो हो रहा है हडसन के साथ। अमेरिकी टीवी क्वीन ओपरा विनफ्रे किसी सुपर मॉडल की तरह अपनी ही मैगजीन ओ के मई अंक में कवर पेज पर दिखाई देंगी। जनवरी में 60 साल की हो चुकी विनफ्रे इस अंक में अपने फैंस को स्किन केयर के बारे में टिप्स देने वाली हैं। ओपरा ने अपने इस अंक का नाम हाउ टू लव द स्किन यू आर रखा है। उन्होंने एक्सपर्ट की तरह बताया कि कैसे उन्होंने उम्र बदलने के साथ अपनी त्वचा की देखभाल की। मशहूर गायिका सेलेना गोमेज को लगता है कि वो काफी बड़ी और मैच्योर हो चुकी है, इसलिए उन्हें अपने माँ बाप की सलाह की कोई जरूरत नहीं। 21 साल की सेलेना ने अपनी माँ मैंडी और पिट ब्रेन को अपने मैनेजर के पद से हटा दिया है। सेलेना का कहना है कि उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप की नहीं बल्कि प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। हालांकि खबर यह है कि सेलेना के घर वाले उन्हें जरूरत से ज्यादा रोकते टोकते थे और उन्हें सेलेना और उनके बॉयफ्रेंड जस्टिन बीबर का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब नौबत जब बीबर को छोड़ने की आ पहुंची तो सेलेना ने बगावती तेवर अपना लिए। कहने को तो ब्रिटिश एक्ट्रेस एमा वॉटसन काफी बोल्ड और दमदार एक्ट्रेस हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी एक फिल्म नोआ में तो हद ही कर दी। हैरी पॉटर में हरमाइनी के किरदार से फेमस हुई एमा वॉटसन की लेटेस्ट फिल्म है नोआ। इस हिट फिल्म में एमा को एक किसिंग सीन ने काफी परेशान कर दिया। हद तो तब हो गई जब उनके होठ से ही खून बहने लगा। उनके को स्टार डगलस बूथ के भी होठ सूज गए। दरअसल ऐसा बार बार शॉट के रीटेक होने की वजह से हुआ। इस ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म में वो डगलस की वाइफ का किरदार निभा रही है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।